30 जनवरी 2022 का ही आपका ये बयान है कि एक बड़े नेता का चरण वंदन न कर पाने के कारण से ही आपका टिकट कटा। कौन था वो बड़ा नेता? गोंडा का बड़ा नेता जिसका दबदबा और अशोक अब सुन रहे हैं, सब तरह एक जुमला बन गया है। जिस आप दिन ब्रिजभूषण समाज जी के की लिए बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वही हैं। आगे बसपा से ही राजनीति करने का इरादा है या आप कोई नया दल ढूंढ रहे हैं? एक नेता है महेश नारायण तिवारी, जिन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, फिर वापस से दल में वापस आ गए। विनोद शुक्ला जी ने जिस पार्टी के लिए 20 वर्षों तक काम किया, क्या उस पार्टी में कभी वापस आएंगे? क्या आप 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? चुनाव लड़ेंगे आप? मैं राजनीति में केवल गोंडा का विकास कैसे हो, गोंडा के गरीबों का, गोंडा के पिछड़े शोषित वंचितों का विकास कैसे हो, गोंडा के युवा कैसे अच्छी शिक्षा पाएं, गोंडा में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कैसे अच्छी हो, गोंडा में कैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज आए, इंडस्ट्रीज आए, जिससे गोंडा अपने पैरों पर खड़ा हो। अगर गोंडा को पैरों पर खड़ा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं राजनीति में वो करने के लिए तैयार हूँ। लोगों ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ला जी जब चुनाव नजदीक आता है तब धरातल पर उतरते हैं, बाकी दिनों में वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं करते हैं। अगर वो धरातल पर उतरकर संघर्ष करे तो शायद कुछ तस्वीर बदले इस जनपद की। उनको नज़र नहीं आना है, उनको नहीं नज़र आता हूँ। विनोद जी, आप एक तरफ लोकसभा चुनाव में दावेदारी करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने फेसबुक के माध्यम से आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे बैजनाथ दुबे के पोस्ट पर कमेंट करते हैं कि हम साथ हैं। क्या माना जाए इस साथ को? मार्केट में एक चर्चा और भी काफ़ी गर्म है कि विनोद कुमार शुक्ला इस समय समाजवादी पार्टी के दफ्तरों पर चक्कर लगा रहे हैं और साथ में उनकी बात बड़े नेताओं से भी हो रही है। क्या समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का इरादा है? समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं आप? चुनाव के दौरान सड़कों का बड़ा मुद्दा उठाया आपने, अब सड़क की स्थिति कैसी है आपके विधानसभा क्षेत्र? गोंडा में भ्रष्टाचार का आलम है, हर तरफ अवैध खनन चल रही है, हर तरफ गुंडागर्दी का राज है। अभी आप देखिए, 2 दिन पहले नील ठाकुर नाम के हमारे छोटे भाई हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और किसी नेता के शरण पाए हुए लोगों ने हमला किया, गोली मारी गई उनको। यहाँ के विधायकगण असेंबली में खड़े होकर के अपने क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी लाइए, हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी जा रही है। इस गोंडा जनपद में आया हुआ राजकीय विश्वविद्यालय चला गया। इस गोंडा जनपद में फैक्ट्रियां नहीं लगती है, इस गोंडा जनपद में युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, इस गोंडा जनपद से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 3 साल से बंद हो गई। इस गोंडा जनपद के युवाओं को टेक्निकल किसी तरह की शिक्षा मिले, उसकी व्यवस्था नहीं है। तो आखिर हमारे यहाँ के सांसदों ने, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? ये चुनाव आपके लिए आसान होने वाला है क्योंकि कैसरगंज सांसद पहले से ही कह रहे हैं कि उनका दबदबा है, दबदबा रहेगा। लोकतंत्र में दबदबा केवल जनता का होता है। जिस दिन वो चाह लेगी कि बदल देना है दबदबा को, उस दिन वो अपना दबदबा जिस दिन दिखाएगी, उस दिन सारे दबदबा धरे रह जाएंगे और चुनाव का परिणाम कुछ अलग होगा। तारीख है 30 जनवरी 2022। एक कमरा है जिसमें कुछ कृपाकांक्षी पत्रकार बैठे हैं। एक सीट है जिस पर दावेदारों की निगाहें हैं और उसी सीट पर बहुसंख्यकों और जातिगत आधारों की दुहाई देने वाले एक नेता भी हैं जो बागी होने ही वाले हैं, लेकिन वो अपने बागी होने से पहले पत्रकारों के सामने ये गणना करने में लगे हुए हैं कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने 20 वर्षों तक काम किया उसमें क्या कुछ खोया और क्या पाया। जी हाँ, जगह का नाम था गोंडा बस स्टेशन के पास का एक होटल। नेताजी का नाम है विनोद कुमार शुक्ला और सीट का नाम था कटरा बाजार विधानसभा, जो आज चुनाव के ठीक करीब 2 बरस बाद हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है नेताजी क्या हाल में मौजूद हैं, जिनसे आज हम आपके तमाम सारे सवालों पर तफसील से चर्चा करेंगे। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हम राजनीति पर आए, उस कमरे तक पहुँचे, इसके पहले हम आपकी पढ़ाई और उसके बाद आपका जो व्यापार है उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं यहीं कटरा बाज़ार में, मेरा जन्म इसी गोंडा जनपद में हुआ और चूँकि पिताजी हमारे सरकारी कर्मचारी थे, सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत थे और उनकी पोस्टिंग कलकत्ता थी, इसलिए हम 2 भाई, बड़े भैया दिलीप शुक्ला जी और मैं, हम दोनों पढ़ने के लिए प्रारंभिक शिक्षा यहीं हमारे बरूईगोंदा के प्राथमिक विद्यालय से लेकर फिर हम लोग उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता गए और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। हमारा वहाँ पर पढ़ाई के बाद में हमने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन फिर ये लगा कि आवेदन से नौकरियां नहीं मिल पाएंगी, तो अपने व्यापार को शुरू करने के बारे में सोचा और किस्मत ने, भगवान ने साथ दिया और मेहनत ने साथ दी। हमारी पेपर मिल है कलकत्ता में, पेपर का व्यवसाय है और व्यवसाय में जब अपने पैर जम गए तब ये हुआ कि हमारा जनपद, जहाँ से हमने जन्म लिया, जिस मिट्टी में हम खेल कर बड़े हुए,
जहाँ हमारे नातेदार, रिश्तेदार, हमारे समाज के लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है। और हमारा वह क्षेत्र जहाँ हमने जन्म लिया, आज इस भारतवर्ष का सबसे पिछड़ा जनपद और कंट्रोवर्सी में रहने वाला जनपद बनकर रह गया है। हम लोगों की आशाएं थी कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इस जनपद को भारतवर्ष ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मैप पर ऐसे स्थान पर लेकर आएंगे जहाँ एक विकसित गोंडा, एक शिक्षित गोंडा और एक स्वस्थ गोंडा का सपना होगा। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों पर फेल हुए और फिर यही सोचते हुए राजनीति में कदम रखना पड़ा कि अगर ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो जनपद को लेकर के, जनपद के युवाओं, जनपद के किसानों, जनपद के गरीबों को लेकर नहीं सोच रहे हैं, अगर जनपद के लिए आगे नहीं आया जाएगा तो हमारा जनपद और पिछड़ता जाएगा, हमारे क्षेत्र के रहने वाले और पिछड़ते जाएंगे। इसलिए राजनीति में कदम रखना पड़ा। विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने से पहले आपकी विचारधारा क्या थी और भारतीय जनता पार्टी से निकलने के बाद आपकी विचारधारा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मैं जब से होश संभाला तब से समर्थक रहा था और विचारधारा केवल यही थी कि एक पार्टी ऑफ डिफरेंस उस समय थी। जब हम लोग वयस्क हुए और वोट देना शुरू किए तो पार्टी ऑफ डिफरेंस के चलते हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। विदेशों में जमे काला धन वापस आएंगे, स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, सब जगह पारदर्शिता होंगी, ये सब सोच करके राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती गई। जैसे अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी बदल गए, उसी तरह धीरे धीरे इस पार्टी का चेहरा, इस पार्टी के कार्य करने की प्रणालियाँ बदल गई। इसीलिए आपने फिर दूसरा दल ज्वाइन किया। देखिए, उस दल में रहते हुए भी कभी कभी होता है आपके परिवार के अंदर में बहुत सारी आपकी खामियां आ जाएं, तो आपको उन खामियों को देखकर आंख नहीं बंद करना है, आपको उन खामियों को उजागर करके शीर्ष नेतृत्व के सामने रखना है। जहां कहीं भी जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, कोई भी गलतियां अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज़िले के नेतृत्व के द्वारा या कहीं होती थी तो मैं उन बातों को हमेशा पार्टी के मध्य रखता था। चाहे वो छुट्टा जानवरों की समस्या रही हो, चाहे वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के काम ना होने की समस्याएं रही हो, चाहे कहीं सड़क ना बनी हो या सड़कों की गुणवत्ता ठीक ना हो, इन सभी विषयों पर पार्टी में रहते हुए भी अगर कहीं गलत कार्य हो रहे हैं तो उसका मैं पुरजोर विरोध करता था और प्रशासन तक उस बातों को लाने की कोशिश करता था। विनोद जी, आप 2017 में भी 2022 में दावेदारी करने से पहले 2017 में भी आप दावेदारी पेश कर रहे थे, फिर अचानक से चुनाव न लड़ने का क्या कारण था? देखिए, दावेदारी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उस समय तक लगभग 15 वर्ष हो गए थे पार्टी की सेवा करते हुए। तो हर व्यक्ति पार्टी की सेवा में जब आता है, राजनीति में कदम रखता है तो उसको उसकी आशाएं होती है कि वो ऐसे पद तक पहुंचे जहां पहुंचकर वो समाज के लिए कुछ कार्य कर सके, जिससे समाज की जो मूलभूत रूपरेखा है उसमें बदलाव हो पाए, समाज उसका लाभ ले पाए। लेकिन 15 वर्ष हो जाने के बाद जब मुझे लगा कि हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आशाओं के अनुरूप अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तब मैंने भी विधानसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और पार्टी से कहा कि एक बार आप सेवा का अवसर अगर दें तो मैं इस क्षेत्र में जो विकास की नई ऊंचाइयां हैं उसको छूने की कोशिश करूंगा। इसलिए 2017 में मैंने टिकट मांगा। बसपा आपने ज्वाइन किया, मायावती जी से मिले हैं कभी आप? देखिए, 2017 में जब मैं टिकट मांगा और पार्टी ने पुनः बावन सिंह जी के ऊपर भरोसा करते हुए उन्हें टिकट दिया, तो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों ने पूरी मेहनत की, बावन सिंह जी को चुनाव जिताया गया। 2022 में पुनः जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय प्रदेश में एक चर्चाएं थी कि गोंडा से एक सीट जो लल्ला भैया की सीट थी कर्नेलगंज, वहाँ बदलाव होगा। और मैंने पार्टी के सामने विषय रखा कि या तो बावन सिंह जी को कर्नेलगंज लड़ाया जाए, मुझे कटरा लड़ाया जाए, या मुझे कर्नेलगंज से लड़ाया जाए। ऐसा चूँकि पार्टी का 20 वर्ष पुराना कार्यकर्ता था तो मेरी मांग थी। लेकिन पार्टी ने जब मात्र 6 महीना पहले आए हुए एक कार्यकर्ता को टिकट दे दिया, जो मात्र 6 महीना पहले किसी तरह जोड़ तोड़कर एक पद को पाने के लिए पार्टी में आए थे और किसी बड़े नेता के चरणबंदन करते हुए उनको टिकट पार्टी ने दिया, तो उससे मन को इतना ठेस पहुंचा कि पार्टी की सेवा करने के बाद में भी अगर 2 महीना 4 महीना पहले आए हुए किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर, किसी नेता के दबदबे और रसूख के आधार पर टिकट दे दिया गया, उससे इतनी पीड़ा हुई, इतनी वेदना हुई कि फिर हमने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देते हुए बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती से भेंट कर
उन्होंने मान दिया, सम्मान दिया। जिस पार्टी के लिए 20 साल मैंने काम किया, उस पार्टी ने पूछा तक नहीं कि आपको टिकट नहीं दिया गया है, आगे हम लोग आपके लिए ध्यान रखेंगे। बहन मायावती जी ने कम से कम बुला करके, मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ, लेकिन मायावती जी ने जाति को न देखते हुए मुझे बुला करके मेरे कंधे पर हाथ रख करके मुझे उस समय सहारा दिया, जिस समय मैं बहुत पीड़ित था, बहुत दुखित था। उन्होंने टिकट दिया कि जाइए आप लड़िए। चुनाव में जीता नहीं जीता वो बाद की विषय है। चुनाव में वोट कैसे पड़ रहे हैं इस समय, वोट कहाँ पड़ रहे हैं, किसके खाते में कैसे जा रहे हैं, ये बहुत ही संशय का विषय है, आप सब जानते हैं। लेकिन मुझे कटरा की जनता ने बहुत प्यार दिया और आज भी प्यार देती है, और केवल कटरा ही नहीं, इस पूरे गोंडा जनपद और देवीपाटन मंडल में मुझे बहुत प्यार, बहुत स्नेह मिलता है। इसके लिए मैं देवीपाटन मंडल वासियों, गोंडा वासियों को बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बसपा से ही राजनीति करने का इरादा है या आप कोई नया दल ढूंढ रहे हैं? देखिए, इस समय 2024 की जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ है एनडीए का गठबंधन और एक तरफ है इंडिया गठबंधन। मैं बहुजन समाज पार्टी का सदस्य हूं और बहुजन समाज पार्टी अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आशा करते हैं कि सारा विपक्ष जब एक होकर के लड़ेगा तो इस चुनाव में बड़े बड़े धुरंधरों को ध्वस्त करते हुए केंद्र की सत्ता पर इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी, और जहां बहन मायावती जी का आदेश रहेगा, हम लोग कार्यकर्ता के हिसाब से वहां पर डटे रहेंगे। विनोद जी, आपने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं। जिस पार्टी में आप अभी हैं, उस पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है? देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा जी इतने बड़े पद पर हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी में आज चाहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को ले लीजिए, इनको मान सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ। दद्दन मिश्रा जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बलरामपुर से पूर्व सांसद रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनको भी मंत्री बनाने का काम, विधायक बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में हुआ। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में बहुत सारे ब्राह्मण नेता उभर करके आए, और जो आज दूसरे दलों में, कुछ बहुजन समाज पार्टी में, कुछ दूसरे दलों में आज भी बड़े पदों तक पहुंचे हुए हैं। तो अगर बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती तो ब्राह्मण आज सिरमौर नहीं होते। आपने अपने फेसबुक की आईडी पर लिख रखा है कि राजनीति मेरे लिए सिर्फ जनता की एक सेवा का आधार है। क्या यही राजनीति का आपके आधार है? जो मैंने लिखा है वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन में राजनीति का आधार है। मैं राजनीति में 20 साल रहते हुए 1 रुपये का कहीं भी किसी से न घूस लिया होगा, न किसी कार्य के लिए दलाली लिया होगा, और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और शासन में होते हुए भी लोगों के कार्य करवाने के लिए मैं हमेशा तत्पर था, और किसी का भी एक पैसा नाजायज़ ना लगे और किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, इस पर हमेशा अपना नज़र बनाए रखा। इसलिए आज भी मैं राजनीति में जनता की सेवा, गरीबों की सेवा, लाचारों की सेवा के लिए हूँ। अगर एक बार मुझे अवसर जनता ने और ईश्वर ने दिया तो मैं ये दिखा दूंगा कि गोंडा जनपद और देवीपाटन मंडल में विकास किसे कहते हैं। मैं IIM से लेकर के एम्स तक लाने की व्यवस्थाएं कराऊंगा। मैं विश्व स्तरीय सड़क और विश्व स्तरीय परिवहन व्यवस्थाएं कराऊंगा। जो बुलेट ट्रेन आज केवल अहमदाबाद से लेकर मुंबई को चलने को है, अगर भगवान ने उस जगह पर और गोंडा जनपद की जनता ने उस जगह पर पहुंचाया तो शायद मेरी लक्ष्य होगी कि वो बुलेट ट्रेन दिल्ली से लेकर के गोंडा तक भी चले। आपने बहुत सारे वादे गिनाए। 2022 में जब आप चुनाव में दावेदारी कर रहे थे और आप ये ताल ठोक रहे थे कि तख्त बदल दो, राज बदल दो, कटरा से बेईमानों का राज बदल दो, फिर आपका टिकट कैसे कट गया? देखिए, गोंडा में कुछ बड़े राजनेता हैं जिनका चरणबंधन मैं नहीं कर पाया। मैंने पहले भी कहा था और मैं आगे भी चरणबंधन नहीं कर पाऊंगा। मान सम्मान सभी का है, उम्र में बड़े हैं, मान सम्मान है, लेकिन चरणबंधन करना शायद मैंने नहीं सीखा, तो चरणबंधन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरा टिकट कटा। मुझे कोई परवाह नहीं, टिकट नहीं कटा, मेरे नसीब में नहीं था। राजा रामचंद्र जी को राज मिलना था, अगले दिन 14 वर्ष का वनवास मिल गया। शायद विनोद शुक्ला के भाग में भी वही था, अगले 5 वर्ष तक फिर इंतजार करना। 30 जनवरी 2022 का ही आपका ये बयान है कि एक बड़े नेता का चरणबंधन ना कर पाने के कारण से ही आपका टिकट कटा। कौन था वो बड़ा नेता? मैं आज भी अपने बयान से नहीं बदला हूँ। गोंडा का बड़ा नेता जिसका दबदबा और रसूख अब सुन रहे हैं, सब तरह एक जुमला बन गया है, लेकिन ये दबदबा और ये रसूख केवल उनके अपने चाटुकारों के लिए हैं, समाज के लिए नहीं है। जिस दिन समाज के लिए बात कर रहे हैं, अब इस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वही हैं। उन्होंने ही अगर मेरा टिकट अपनी पूरी दावेदारी करते हुए उन्होंने कटाया
और इसका मेरे पास सबूत भी है कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय अमित शाह जी को ये कहा कि ये कटरा की टिकट अगर इनको देते हैं तो मैं हरवा दूंगा। और उन्होंने ही उस समय पार्टी में एकदम नए आए कार्यकर्ता अजय सिंह जी को कर्नैलगंज से टिकट दिलाई, जबकि पूरी पार्टी की तरफ से आश्वासन था कि मुझे कटरा या कर्नैलगंज में से किसी एक विधानसभा से चुनाव लड़ने दिया जाएगा। लेकिन केवल और केवल विनोद शुक्ला एक समाज विशेष से आता है, कमज़ोर है, उस समाज की आवाज़ आज गोंडा में नहीं है, इसलिए मेरा टिकट नहीं बन पाया। लेकिन उनको नहीं पता है कि इसी समाज के बलबूते पर आज वो सत्ता पर बैठे हुए हैं। ये जो दबदबा है, ये दबदबा उसी समाज के वोट से है उनका, जिस समाज का टिकट उन्होंने काट करके विनोद शुक्ला को विधानसभा नहीं लड़ने दिया। चुनाव के दौरान का एक बयान आपका मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ कि 2 विपक्षियों का बोरा भरा हुआ है, मेरा बोरा खाली है, दोनों विपक्षियों के बोरे से आधा आधा निकाल लेंगे, हमारा बोरा भर जाएगा और दोनों विपक्षी हार जाएंगे। फिर आपका बोरा खाली क्यों रह गया? देखिए, लोकतंत्र है। मैंने पहले ही कहा कि भारतवर्ष में इस समय जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा ये व्यवस्थाएं पता नहीं चल पाएंगी। मेरा निजी मानना है कि कम से कम भी 60 से 70 हज़ार वोट मिलता और त्रिकोणीय चुनाव होता और चुनाव का परिणाम बहुत अच्छा होता। लेकिन ये व्यवस्थाएं सभी लोग, सभी राजनीतिक दल, चाहे वो दबे जुबान हो चाहे वो खुलकर हो, ये कह रहे हैं कि सबको आज के समय में ईवीएम पर भरोसा कम हो गया है। और जिस दिन लोकतंत्र में अगर भरोसा किसी चीज़ पर कम हो गया है तो उस चीज़ को बंद करके जनता को जिस पर भरोसा हो उस कार्यप्रणाली को चालू करना चाहिए। विनोद जी को ईवीएम पर भरोसा है? शायद मुझे भी ईवीएम पर भरोसा कम है। एक नेता है महेश नारायण तिवारी, जिन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, फिर वापस से दल में वापस आ गए। विनोद शुक्ला जी ने जिस पार्टी के लिए 20 वर्षों तक काम किया, क्या उस पार्टी में कभी वापस आएंगे? जिस दिन पार्टी के जिले के मुखिया और पार्टी की व्यवस्थाएं चेंज होंगी उस दिन विचार किया जाएगा। मैं राजनीति में केवल गोंडा का विकास कैसे हो, गोंडा के गरीबों का, गोंडा के पिछड़े शोषित वंचितों का विकास कैसे हो, गोंडा के युवा कैसे अच्छी शिक्षा पाएँ, गोंडा में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कैसे अच्छी हो, गोंडा में कैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ आए, इंडस्ट्रीज़ आए, जिससे गोंडा अपने पैरों पर खड़ा हो। अगर गोंडा को पैरों पर खड़ा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं राजनीति में वो करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव के दौरान सड़कों का बड़ा मुद्दा उठाया आपने, अब सड़क की स्थिति कैसी है आपके विधानसभा क्षेत्र में? अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने पोस्ट किया था, विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, इस कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में आज भी कई सड़कें हैं जिनको रिपेयरिंग तक नहीं हो रही है, जिन पर लोग गड्ढों से, आप अभी आए हैं चंदवरपुर से होते हुए मेरे गांव तक, आपने खुद देखा होगा कि सड़क कितना अच्छा है। तो प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे युवा साथी जो इस क्षेत्र में रोज़ चलते हैं, आपको पता है कि ग्रामों में सड़कों की स्थिति क्या है। विनोद शुक्ला जी अपने पोस्ट के माध्यम से ये भी प्रदर्शित करते हुए नजर आते हैं कि वो एक हार से रुकने वाले नहीं हैं। बिना लाग लपेट के दूसरा सवाल कि क्या आप 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, राजनीति में आया हूँ तो राजनीति में बदलाव के लिए आया हूँ और 2024 में अगर विपक्ष को, जो पूरे विपक्ष है, उनको मिलकर लगता है कि विनोद कुमार शुक्ला इस चुनाव को लड़ करके और जीतने लायक हैं तो सब कोई अगर साथ देंगे तो मैं ज़रूर इस चुनाव को लड़ूंगा। और वादा करता हूं कि जिस दिन मैं लोकसभा के चुनाव में उतरा, चुनाव उतना आसान नहीं होगा जितना करेली यादव के समय में आप सोच करके लड़े थे। चुनाव में उनको लोहे का चना चबाना पड़ जाएगा, परिणाम कुछ और होंगे। ये गोंडा देखेगी, ये जनपद देखेगा, ये मंडल देखेगा। विनोद जी, आप एक तरफ लोकसभा चुनाव में दावेदारी करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने फेसबुक के माध्यम से आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे बैजनाथ दुबे के पोस्ट पर कमेंट करते हैं कि हम साथ हैं। क्या माना जाए इस साथ को? मैंने अभी कहा है कि इस गोंडा जनपद में युवाओं का भविष्य सुदृढ़ हो, इस गोंडा जनपद में बच्चियों का भविष्य सुदृढ़ हो, इस गोंडा जनपद में आया हुआ राजकीय विश्वविद्यालय चला गया, इस गोंडा जनपद में फैक्ट्रियां नहीं लगती है, इस गोंडा जनपद में युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, इस गोंडा जनपद से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 3 साल से बंद हो गई, इस गोंडा जनपद के युवाओं को टेक्निकल किसी तरह की शिक्षा मिले उसकी व्यवस्था नहीं है। तो आखिर हमारे यहाँ के सांसदों ने, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? तो मुझे इस गोंडा को सुदृढ़, शिक्षित एवं स्वस्थ गोंडा बनाने के लिए
जिसके साथ भी समझौता करना पड़े, हाथ मिलाना पड़े, मैं सबके साथ हाथ मिला करके इस गोंडा को मैं शिक्षित, इस गोंडा के युवाओं के भविष्य को सुधारने वाला, इस गोंडा के बड़े बुजुर्गों को स्वस्थ रखने वाले गोंडा के निर्माण के लिए मैं राजनीति में हर वो कदम उठाने को तैयार हूँ जिससे हमारा गोंडा बहुत ही सुंदर, ये देवीपाटन मंडल बहुत ही विश्व स्तरीय देवीपाटन मंडल बने, उसके लिए मैं राजनीति में हर कदम उठाने को तैयार हूँ। मार्केट में एक चर्चा और भी काफ़ी गर्म है कि विनोद कुमार शुक्ला इस समय समाजवादी पार्टी के दफ्तरों पर चक्कर लगा रहे हैं और साथ में उनकी बात बड़े नेताओं से भी हो रही है। क्या समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का इरादा है? समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं आप? देखिए, मैं मौजूदा समय बहुजन समाज पार्टी का सदस्य हूँ और किसी मित्र से मिल लेना उस पार्टी का चक्कर लगाना नहीं होता है। और समाजवादी पार्टी में भी हमारे मित्र हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भी हमारे मित्र हैं, माननीय बैद्यनाथ दुबे जी हमारे मित्र हैं और स्वर्गीय पंडित सिंह जी पूर्व कैबिनेट मंत्री जी की माता जी का देहांत हुआ, उनके आवास पर भी जाना हुआ। तो किसी के सुख दुख में अगर कहीं जाना आना, चक्कर लगाना है तो ये अब आप सबके गलियारों में जो चर्चाएं हो। लोगों ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ला जी जब चुनाव नज़दीक आता है तब धरातल पर उतरते हैं, बाकी दिनों में वो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं करते हैं। अगर वो धरातल पर उतरकर संघर्ष करे तो शायद कुछ तस्वीर बदले इस जनपद की। मैं धरातल पर ही हूँ, उन लोगों को जिनको नज़र नहीं आता कि मेरे कदम धरती पे हैं। मेरे पास तो ना हेलीकॉप्टर है, ना उड़न खटोला है, मैं तो ज़मीन पर ही चलता हूँ। ज़मीन पे ही पैदा हुआ, जन्म लिया, ज़मीन पे ही खेला बड़ा हुआ और ज़मीन पे ही नज़र आता हूँ। अब जिनको नज़र नहीं आना है उनको नहीं नज़र आता हूँ। गोंडा को लेकर क्या विज़न है आपका? देखिए, गोंडा को लेकर के मेरा विज़न क्लियर है कि मैं जब इस भारतवर्ष के अन्य जनपदों में जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ के लोग बड़े ही सुदृढ़ हैं, बड़े ही समृद्ध हैं। लेकिन जब गोंडा के गाँवों में जाइए, कृषि प्रधान गाँव होने के बावजूद हमारे यहाँ लोगों की पर कैपिटा आय बहुत कम है। ये देखिए, कागजों में क्या लिखा जाता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन गोंडा की वास्तविकता क्या जानते हैं आप? कोटे में 5 किलो की जगह 4 किलो का राशन मिलता है। यहाँ जो सरकारी क्रय केंद्र होते हैं वहाँ धान नहीं खरीदे जाते हैं। किसानों के जब धान पैदा होते हैं तो किसानों को धान औने पौने भाव में बेचना पड़ता है और यही धान फिर क्रय केंद्र के खातों में दिखा दिया जाता है कि हमने इतने किलो, इतने टन, इतने मैट्रिक टन जो है धान खरीदे हैं किसानों से। लेकिन वास्तविकता नहीं है। गोंडा में भ्रष्टाचार का आलम है, हर तरफ अवैध खनन चल रही है, हर तरफ गुंडागर्दी का राज है। अभी आप देखिए, 2 दिन पहले नील ठाकुर नाम के हमारे छोटे भाई हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और किसी नेता के शरण पाए हुए लोगों ने हमला किया, गोली मारी गई उनको। अभी उस समय ये जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हैं। तो क्या स्थिति है गोंडा जनपद की आप जान रहे हैं। यहाँ ना अस्पताल है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती है, अस्पतालों से मरीज़ को तुरंत लखनऊ रेफ़र कर दिया जाता है। मैंने एक मरीज़ को कुछ दिन पहले गोंडा भेजा था, उसके पेट में एक्यूट पेन था और उसको तुरंत लखनऊ रेफ़र किया। मैंने सीएमओ को फ़ोन करके पूछा कि आपने जो लखनऊ रेफ़र किया है तो आप बताइए कि आपने डायग्नोस क्या किया था कि आपके पास वो दवाई नहीं थी। आज 40 लाख की आबादी पर आपके पास डायग्नोस की व्यवस्था नहीं है और आपके पास कोई भी मरीज आए आप सीधा लखनऊ भेज देते हैं। तो गोंडा में एक अच्छा अस्पताल नहीं है, गोंडा में विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। 35 साल और 50 साल से एक एक घरानों में सांसदी रही है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड कभी इन्होंने पार्लियामेंट में नहीं की। यहाँ के विधायकगण असेंबली में खड़े होकर के अपने क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी लाइए, हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी जा रही है। अगर हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी बलरामपुर गई है तो अच्छी बात है, बलरामपुर को भी यूनिवर्सिटी चाहिए और गोंडा को भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि सर्व शिक्षा हो तो सर्व शिक्षा में आप 40 लाख 50 लाख की आबादी पर भी अगर एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। हम जो है देश की पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा गोंडा के प्रति विज़न है कि गोंडा में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बने, गोंडा में इंडस्ट्रीज आवें, गोंडा में अच्छे रेलवे स्टेशन, यहाँ से भारतवर्ष के हर स्थानों पर जाने के लिए गाड़ियाँ हो। और गोंडा ही नहीं, पूरे देवीपाटन मंडल, चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो बलरामपुर हो, हर जगह से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधाएँ हो। जो ट्रेनें दिल्ली से, बम्बई से और कलकत्ता के तरफ जाएं डायरेक्ट और यहाँ के लोगों को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़े। आज भी हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसलिए मुझे ऐसा गोंडा बनाना है। अगर अवसर मिला
तो मैं एक बार वो प्लान करके दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि 30-35 वर्षों में आपने गोंडा को क्या बनाया, और 5 वर्ष का अगर अवसर मुझे मिला तो मैं दिखाऊंगा कि मैं इस कैसरगंज, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती में जो काम कर पाऊंगा अपने इस क्षेत्र के लिए, मैं वो करके दिखाऊंगा। जी, आपको अगर मौका मिलता है तो किस सीट से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरा आवास कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में है और मैं कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूं बहुजन समाज पार्टी से, और मैं कैसरगंज से ही चुनाव लड़ने की इच्छुक हूं, क्योंकि कैसरगंज में दबदबा बहुत है लोगों का, और मैं चाहता हूं कि उस दबदबा के सामने एक कमज़ोर व्यक्ति चुनाव लड़े। और देखना है कि जनता एक आम व्यक्ति के साथ रहती है, एक व्यक्ति जो ज़मीन पर चलता है उसके साथ रहती है, कि एक व्यक्ति जो हेलीकॉप्टर से उड़ता है और दबदबे वाला उसके साथ रहती है। तो ये चुनाव आपके लिए आसान होने वाला है, क्योंकि कैसरगंज सांसद पहले से ही कह रहे हैं कि उनका दबदबा है, दबदबा रहेगा। कैसे मानते हैं चुनाव कितना आसान होने देखिए, वाला है? लोकतंत्र में दबदबा तो जनता की रहती है, और हम लोगों ने जब से होश संभाला और जो पढ़ा, जो देखा, जनता जिस दिन चाह लेती है बड़े बड़े लोग हार जाते हैं। कोई समय था, कभी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी कही जाती थी, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था वो चुनाव हारेंगी, और रायबरेली जैसे सुरक्षित सीट से भी उनको एक अदना सा व्यक्ति चुनाव हरा देता है। तो लोकतंत्र में दबदबा केवल जनता का होता है। जिस दिन हमारे इस कैसरगंज के लोकसभा क्षेत्र की जनता, चाहे वो राजपूत समाज के हो, ब्राह्मण समाज के हो, पिछड़ी हो, अनुसूचित हो, जिस दिन वो चाह लेगी कि बदल देना है दबदबा को, उस दिन वो अपना दबदबा जिस दिन दिखाएगी, उस दिन सारे दबदबा धरे रह जाएंगे और चुनाव का परिणाम कुछ अलग होगा। नमस्कार, धन्यवाद।